आप सभी दोस्तों को ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को होने जा रहे सोशल साइंस के जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है, मैं उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ढूंढ के लाया हूँ। जिस तरह की आप लोगों को मैथ में हम एक सजेशन के तौर पे हम एक वीडियो जारी किए थे, उसमें आप लोग को बताए थे कि किस किस से टॉपिक पे लगभग जो मेन सा चैप्टर था, एक दो चैप्टर छोड़ के उस पर किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैं जो जारी किया तो लगभग मेरा 99% यानी सेम टू सेम उसी टॉपिक पे जिस चैप्टर का मैंने जारी किया था उस टॉपिक में सेम टू सेम क्वेश्चन था। इसमें आप लोग बहुत मदद किए, यानी इसको बहुत ज़्यादा देखा गया। इसमें कुछ कुछ कमेंट लिखा था कि सर आप ऐसे कैसे किए, यानी इतना सटीक कैसे दिए। तो ये मतलब इस तरह लिखा था। देखिए दोस्तों, इसमें ना तो मेरा कहीं कोई सेटिंग है ना ही और कुछ है, आप लोगों को पता होगा। बस एक अनुमान पे आधारित, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते उतना सा एक्सपीरियंस हो जाता है, उतना सा अनुभव हो जाता है, ताकि कौन क्वेश्चन किस चैप्टर में किस टॉपिक पे क्वेश्चन आने जा रहा है। ठीक ना, बस उसी अनुमान पे दिया था और बाकी मेरा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कहीं कुछ है। ठीक ना, बस उसी अनुमान पे आधारित दिया था जिसमें से आ गया। आप लोगों का मदद हुआ, यही काफ़ी है। और हमको यही अच्छा लगा कि जो हम मतलब दिए थे उसी से आया है, तो ये थोड़ा सा मुझे भी खुशी होता है। जिस तरह आप लोगों ने मुझे विश्वास रखा मेरे ऊपर, ये बहुत अच्छा लगा। उसी तरह जिस तरह मैथ में आप लोगों का विश्वास रखा, उसी तरह आज सोशल साइंस का भी एक वीडियो जारी, मतलब वीडियो के थ्रू सोचे कि बहुत मतलब खोजबीन करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, उसी अनुसार से इसमें भी जिस तरह आपका मैथ में आपका भरोसा रखे, लगभग उसमें भी आपका 30 प्लस लगभग 100 ऑब्जेक्टिव हम देंगे। कुछ आज देंगे, कुछ कल देंगे। उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव में से लगभग 30 प्लस आपका इससे लगभग रहने वाला है। ठीक, तो मान के चलिए ये मतलब एग्जाम के पहले क्वेश्चन आउट है, ऑब्जेक्टिव का है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आप लोग को एक चीज़ यही बोलेंगे कि दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा अब उन दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए जो इस बार एग्जाम देने जा रहा है, जिसको नहीं पता है मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में, ऑनलाइन संस्कार क्लासेस। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं मैथ का एग्जाम का सारा चैप्टर वाइज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के रखा हूँ। ठीक, तो आप लोग तो खैर एग्जाम दे चुके हैं मैथ का, तो मैथ का, लेकिन आपसे जो छोटा भाई है, दोस्त है, उसको भी सजेशन दे दीजिएगा आने वाले दिन में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक, तो आप दूसरे को थोड़ा सा कुछ सूचना देने से किसी का कुछ घट नहीं जाता है, इससे और फायदा होता है, तो वो भी आपका मतलब याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक, यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ठीक, यानी रिमोट का जो उपग्रह का, हम लोग पता है उपग्रह किसको बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रह वगैरह छोड़ा जाता है, ये किस लिए छोड़ा जाता है, इसका क्या काम है, इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं। इसका प्रयोग किस लिए होता है, दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या संसाधन की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए। बताइए इनमें से क्या होगा। दूरसंचार के लिए यानी दूर में कोई सूचना इकट्ठा करने के लिए, या मौसम के पूर्व अनुमान लगाने के लिए, या संसाधन की खोज के लिए, या फिर दूरदर्शन के लिए। तो ये हो जाएगा मौसम विज्ञान के लिए दोस्तों ये किया जाता है, ताकि मौसम का समय रहते हुए पता लगाया जाए क्या बाढ़ भूकंप कब आने वाला है, क्या है नहीं है, ताकि इससे सतर्क हो सके। अगला है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ठीक, कहते हैं इसमें ज्यादा संवेदनशील का क्या मतलब हो जाता है। संवेदनशील का मतलब जहाँ ज्यादा भूकंप आते रहता है, समय जो भूकंप से ज्यादा प्रभावित होता है। देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो ज्यादा भूकंप से पीड़ित होता है। ठीक है, बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देहरादून। देहरादून ऐसा शहर है दोस्तों कि भूकंप से बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, ज्यादातर भूकंप आते रहता है, तो यही देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा वर्ग राज्य कहा जाता है। यानी जो सब पिछड़ा वर्ग राज्य कहा जाता है, पिछड़ा का क्या मतलब, यानी उसका जो जिसका भी विकास नहीं हो पाया है, समझ में, उसको हम लोग पिछड़ा बोलते हैं। तो कौन सा है, पंजाब है, केरल है, बिहार है, दिल्ली है। ये दिल्ली है, थोड़ा सा कट गया उधर। ठीक है, तो पंजाब है। पंजाब तो आपको पता है ये विकसित राज्य है। केरल तो और भी विकसित है, इसका शिक्षा प्रतिशत बहुत ज्यादा है।
बिहार, दिल्ली, दिल्ली भी तो भारत का राजधानी है, तो बिहार हो जाएगा। बिहार जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में द्वितीय वर्ष का वर्ष कौन कहा जाता है? तथा भारत का जो द्वितीय वर्ष होता है वो कौन सा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या फिर 1 मार्च से 1 अप्रैल तक? बोलिए दोस्तों, यानी भारत का द्वितीय वर्ष या फिर 1 सितंबर से 1 अगस्त तक, ठीक है। तो भारत का द्वितीय वर्ष जो कहा जाता है 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। हम लोग बोलते नहीं है कि अभी मार्च क्लोजिंग है, मार्च क्लोजिंग है, ठीक है। अपना हिसाब किताब चल रहा है, इसका वैसा बैक वगैरह जो भी होता है ऑफिशियल रिलेटेड, वो 1 मार्च से 1 अप्रैल तक लोगों के लिए कर लिया जाता है। इनमें से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कहता इसमें लोकतंत्र का जो एक व्यवस्था होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें से ये पूछ रहा है। यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के साथ समक्ष समानता, समानता मतलब सबको एक तरह से एक साथ लेके चलना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी चुनाव जो होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष, किसी के पक्ष में जाके नहीं होना चाहिए वो, या फिर उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यानी एक शासन व्यवस्था जो होता है वो सबके लिए उत्तरदायी होना चाहिए, गरीब रहे अमीर रहे चाहे जो भी रहे, सबके लिए एक समान उत्तरदायी रहे। अगर वो कोई कंप्लेन करता है तो उसके प्रति सुने, उसी को बोलते शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। बहुसंख्यकों का शासन, यानी कौन सा ऐसा जो लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है वो बताना, बताइए आप लोग। बहुसंख्यकों का शासन, ठीक, यानी जिसका संख्या ज्यादा है, अगर उसी का सिर्फ शासन व्यवस्था तो वो गलत है, ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, ठीक। फिर है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है लोकतंत्र की सफलता? नागरिक की उदासीनता पर, नागरिक की गैर कानूनी, नागरिक की उदासीनता पर, या फिर नागरिक की गैर कानूनी कार्यवाही पर, या फिर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर, ठीक है। ये नागरिक की उदासीनता पर, यानी ये लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? अगर नागरिक उदासीन रहे, उदासी रहे तो फिर लोकतंत्र सफल होना। नागरिक की गैर कानूनी कार्यवाही पर, अगर नागरिक ही गैर कानूनी कार्यवाही करेगा, कोई कानून का डर नहीं लेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, तो ये भी तो नहीं हो सकता। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, अगर नागरिक जो है इन सोच विचार के चले, कोई भी काम करे वो विवेक से, बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ करे, इसमें दिमाग के साथ भागीदार हो, या फिर नागरिक द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए। लोकतंत्र का क्या सफलता का निर्भर है, बताइए। ये छठा नंबर का हो जाएगा नागरिक की विवेकपूर्ण, ये नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, यानी ये क्षेत्रवाद का जो भावना की मेरा ये क्षेत्र है, वो मेरा वो क्षेत्र है, ये जो एक भावना, ये कुपरिणाम यानी गलत परिणाम देने वाला है। कैसे? अपने क्षेत्र से लगाव होना, या राष्ट्रहित होना, या राष्ट्रीय एकता होना, या फिर अलगाववाद, ठीक। बताइए इनमें से कौन सा होगा जो क्षेत्रवाद का भावना का एक कुपरिणाम है, गलत परिणाम है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। यानी अलगाववाद, अलगाववाद जो है ये गलत है, समझ में आया? यही जो है क्षेत्रवाद की भावना को कुपरिणाम करता, अलगाववाद। अगला है, कोयला क्या है? वनस्पतिकरणीय है, संसाधन है, एक वंश ने अनवीनीकरणीय, अनवीनीय यानी इसको हम क्या, कोयला को फिर से नया कर सकते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन है, यानी इसको हम कोयला को नया कर सकते हैं। इसका अनवीनीकरणीय यानी इसमें नया नहीं कर सकते, इसमें नया कर सकते हैं। कोयला ऐसा संसाधन है जिसको हम फिर से नया कर सकते हैं, जैव संसाधन है। बोलिए इसमें से क्या है? तो कोयला जो है ये जो है अनवीनीकरणीय, कोयला एक बार खत्म हो जाता तो फिर हम वहां से प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी लंबे समय तक जो हमको कर्ज दे सके वो कौन सा संस्था है? 1 नंबर कृषि महाजन, दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा प्राथमिक कृषि साख समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसमें से कौन सा ऐसा है जो लंबे समय तक विकास के लिए हम लोगों को ऋण प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा भूमि विकास बैंक, ठीक। अगला है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ठीक है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यानी जब हम लोग पैसा कौड़ी कमाते हैं, इसके लिए जो पैसा कमाते हैं उसका तीसरा साधन क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र? बोलिए तीसरा साधन क्या है? क्या है बताइए? सेवा क्षेत्र,
सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जहाँ हम लोग किसी के यहाँ काम करते हैं जाके, उसके सेवा के बदले हम लोग को मंथली मिलता है, वो जो होता है वही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। फिर कहता नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, कहता नया आर्थिक नीति जो है उसमें क्या चीज सम्मिलित कर दिया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, बताइए इसमें से क्या शामिल कर दिया नए नीतिकरण में। हाँ, इसमें से क्या शामिल कर दिया नई आर्थिक नीति में, इनमें से क्या शामिल कर दिया, यानी नई आर्थिक नीति किसे किससे सम्मिलित किया गया, उदासीकरण में या निजीकरण में या वैश्वीकरण में, इसमें से सभी हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन था जो नहीं लिखे हैं यहाँ, डी इनमें से सभी वही हो जाएगा, यानी उदासीकरण भी और निजीकरण भी और वैश्वीकरण तीनों है। ठीक, नई आर्थिक नीति में उदारीकरण यानी कंपनी को छूट देना है, और निजीकरण यानी निजी से आप जितना अपना फैक्ट्री खोल के पैसा कमा सकते हैं, वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण भी यानी अपने फैक्ट्री स्थापित करिए उसमें दूर तक यानी दूसरे देश को भी आप बेच सकते हैं, उसको वैश्वीकरण बोलते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, यानी कोई भी जब उपभोक्ता कोई चीज शिकायत करता है तो इसके लिए आवेदन शुल्क क्या है, तो 50 रुपया है, 70 रुपया है, 10 रुपया, ये ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता अगर कोई चीज का शिकायत करता है इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, याद रखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है, यानी पंजाब में जो भूमि का कमी हो रहा है इसका मेन कारण क्या हो सकता है, उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई के कारण क्या है जो कि इसका भूमि कम होते जा रहा है पंजाब में, इसका बताइए आप लोग। तो ये जो है अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में जो है खेती कम होते जा रहा है, ठीक ना, यानी भूमि निम्नीकरण, बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण भूमि का जो है क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। तो ये आपका 11 और आगे भी चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है, 55%, 60%, 65%, 70%, तो ये आपका 70% है। मतलब इनमें कौन केवल भारत में पाया जाता है, यानी इसमें से जो है कौन है ऐसा जो भारत में ही सिर्फ पाया जाता है, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, इसमें से कौन सा सिर्फ भारत में पाया जाता है दोस्तों, बताइए आपको। तो डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है, ये डॉल्फिन जो है दूसरे देशों में नहीं पाया जाता। कहता सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी कहता सीमेंट जो बनता है उसमें से जो कच्चा माल का जरूरी पड़ता है वो क्या है, चुना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट। तो चुना पत्थर है, सीमेंट का उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है वो चुना पत्थर है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है, कहता है हिंद चीन जो पहुंचा था वो उसका प्रथम व्यापारी कौन है, ठीक, तो इंग्लैंड है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है या डच है, इनमें से कौन सा है जो हिंद चीन सबसे पहले पहुंचा था। बोलिए, तो ये जो हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हिंद चीन पहुंचा था वो पुर्तगाली व्यापारी था। फिर कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, बोलिए 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1945 में, इसमें से कब सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था वो आपको बताना है। चलिए सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ था, तो आपको वो बताइए सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था 1930 में शुरू हुआ था, जिसका गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, आपको पता है, ठीक है। तो ये 1930 में शुरू किया था। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में है, झारखंड में है या मध्य प्रदेश में, इनमें से कहाँ है वो बताइए। राउरकेला इस्पात उद्योग बताइए, ये जो है राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। फिर कहता सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, आपको पता सामंती व्यवस्था क्या है, तो सामंती व्यवस्था आपको पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। सामंती व्यवस्था इसमें क्या करता है, एक राजा दूसरे राजा को पराजित करके वो अपना सामंत बना लेता है,
ठीक है। कहा था सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। तो क्या प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति, इनमें से कौन सा है जो ऐसा बढ़ा है, ये आपको बताना है। यानी इनमें से जो बढ़ा है ये प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है ये बढ़ा है। अगला भूखलन है, क्या है भूखलन? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। बताइए भूखलन क्या है? भूखलन आपका जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भूखलन? बोलिए। प्राकृतिक आपदा है भूखलन। यानी हम लोग को प्राकृतिक आपदा के किसको बोलते हैं? जो आदमी इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता, यानी बिना हम लोग को जो आपदा आता है उसी को हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। तो भूखलन आपका प्राकृतिक आपदा है। महासागर तल में भूकंप के परिणाम है, अतः महासागर के तल में भूकंप का क्या परिणाम है? हिमस्खलन। यानी हिमस्खलन जो होता है, हिमस्खलन जो ये मतलब बर्फ को हटने को हिमस्खलन बोलते हैं। चक्रवात है, यानी सागर में क्या चक्रवात आता है या सुनामी आता है, ठीक है। तो ये सुनामी जो है वो कहाँ से आता है? महासागर से आता है। हम लोगों को पता है सुनामी जो है ये महासागर से आता है, तो यही हो जाएगा। फिर कहता है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। कहता पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले पहुंचता है वो भूकंप तरंग कौन है? पी तरंग है, एक तरंग है, या एल तरंग है, या टी तरंग है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है, बताइए। तो ये जो है पी तरंग है। पी तरंग जो है सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर अगर पहुंचता है, यानी पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले पी तरंग पहुंचता है पृथ्वी के सतह पर। फिर कहता सुनामी का संबंध है किससे है? स्थल से है, समुद्र से है, आसमान से है, या इनमें से कोई नहीं। बोलिए सुनामी जो आता है वो किससे संबंधित है? सुनामी और कहां से आता है? सुनामी कहां से आता है बताइए दोस्तों। तो ये समुद्र से आता है, पूरा अभी पता है कि ये सुनामी जो ये हिमस्खलन जो होता है कहां से होता है? हिमस्खलन, बर्फ को हटने को हम लोग हिमस्खलन बोलते हैं। चक्रवात कहां से आता है? और ये सुनामी जो है समुद्र से आता है, इसीलिए सुनामी का जो संबंध होता है वो समुद्र से होता है। फिर कहता उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी उपभोक्ता अधिकार, यानी उपभोक्ता किसको बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं जो यानी जो खरीदता है उसको उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है, या 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए, आप लोगों को बताना है। ये उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता अगला कहता वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? यानी वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है, यानी हम कोई भी चीज को वैश्वीकरण विश्व पे स्तर पे लाए उसको हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं वो बताना है आपको, बताइए। ये हो जाएगा आपका वैश्वीकरण का मुख्य 4 अंग, ठीक है। चलिए अगला, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, ठीक है। यानी प्राइवेट को हम लोग बोलते हैं गैर सरकारी, यानी कौन सा ऐसा सेवा जो गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है? सैन्य सेवा, सेना में भर्ती होते तो सरकारी। वित्तीय सेवा, मॉल सेवा, या रेल सेवा। सैन्य सेवा भी सरकारी है। वित्तीय सेवा क्या आपका पैसा कौड़ी से रिलेटेड, मॉल सेवा या रेल सेवा? रेल सेवा भी सरकारी है। बोलिए, या तो देखिए ऑप्शन को आप लोग को छांटने के लिए सैन्य सेवा तो होगा नहीं, ये तो प्योर मतलब क्या है? सरकारी है। रेल भी प्योर सरकारी है, सेंट्रल के हाथों में। आपका बच क्या जाता है? तो बच जाता है आपका दोस्तों, बच जाता है आपका 2 ऑप्शन, ठीक है। तो एक होता है वित्तीय सेवा और दूसरा मॉल सेवा। इसी में से होगा ज्यादा चांस। बोलिए वित्त क्या है? वित्त जैसे पैसा कौड़ी से रिलेटेड है वो तो सरकारी होगा ही होगा। इन मॉल सेवा जो है वो आपका प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। जब मॉल में कोई बंदा काम करता है तो वो यानी प्राइवेट में काम करता, तो यही हो जाएगा, ठीक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए कहता भारत का जो वित्तीय राजधानी यानी पैसा कौड़ी जहां से ज्यादा कमाया जाता है दोस्तों, वो कौन सा ऐसा शहर है जो जहां से पैसा कौड़ी ज्यादा कमाया जाता है? बताइए। ये मुंबई है, ये दिल्ली है, ये पटना है, ये बेंगलुरु है। और इसमें से कौन सा जहां से ज्यादा पैसा कौड़ी कमाया जाता है? तो ये है आपका, बताइए। ये राजधानी जो है ये मुंबई है, ठीक है। मुंबई को ही हम लोगों का भारत का वित्तीय राजधानी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। दिल्ली तो आपका राजधानी हो गया, ये पटना तो फिर बेंगलुरु ये नहीं हो जाएगा आपका। मुंबई जो है वित्तीय राजधानी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तथा संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन सा ऐसा है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, फिर इकहरी शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च
न्यायपालिका। इसमें से कौन सा जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताइए बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, यानी इकहरी ये है, ठीक है, यानी संघ राज्य की व्यवस्था विशेषता नहीं है, तो ये है आपका इकहरी शासन व्यवस्था। यही हो जाएगा आपका 29 का, यही हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला कहता है संघ सरकार का उदाहरण है कौन, अमेरिका का, चीन का, ब्रिटेन का, इनमें से कोई नहीं। किसका उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, संघ सरकार का उदाहरण तो ये अमेरिका का जो ये सरकार है ये संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है। अमेरिका का, चीन भी नहीं है, ब्रिटेन नहीं, और इसमें वो तो होगा ही नहीं भी, ठीक है, ना चीन है ना ब्रिटेन है, तो अमेरिका का जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगर बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, मोरारजी देसाई ने किया था, नीतीश कुमार जी ने किया था, ये तो नहीं होगा, फिर या फिर इंदिरा गांधी ने किया था, या फिर जयप्रकाश नारायण ने किया था, बोलिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, आप लोगों को पता होगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, यानी पूरी तरह से जो क्रांति करने का ये ठान लिया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने ठाना था। चलिए यहाँ तक आज ये है 31 तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न किन मुद्दे पर सफलता पाई है। कहता लोकतांत्रिक, यानी जो हम लोगों का देश है लोकतांत्रिक देश है, कहता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में किन मुद्दे पर सफलता पाई है। सबसे पहला राजनीतिक समानताओं को समाप्त कर दिया है, यानी राजनीतिक का जो असमानता, ये नीच ऊंच का जो राजनीतिक में ये नीच ऊंच का समानता है ये समाप्त कर दिया है। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ठीक, यानी लोग जो आपस में लड़ता है उसको समाप्त कर दिया, या फिर बहुमत समूह तथा अल्प समूह एक जैसा व्यवहार करता था। ये इसमें से बताइए कि कौन सा होगा, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, यानी इसमें से आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, यानी राजनीतिक का जो असमानता को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है आम जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार, ठीक है, तो इसमें राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, यानी हालांकि ये कहने के लिए है विद्यार्थीगण, चलिए जो पढ़ा था वो पढ़िए, अभी तो राजनीतिक बहुत ज्यादा असमानता है। अगला, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है, यानी भारत में जो कोयला का सबसे पहला उत्पादक राज्य था वो कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, या फिर झारखंड है, या उड़ीसा, बताइए इनमें से कौन सा है, तो झारखंड हो जाएगा। आप लोगों को सबको पता कि कोयला जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो झारखंड में है। अगला है भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक राज्य है, कौन सा जो है लौह इस्पात उत्पादक राज्य है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, ठीक। एक दूसरा टाटा लोहे और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, या विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। इनमें से बताइए कि कौन सा है जो लौह इस्पात को ज्यादातर उत्पादन करता है, ठीक है, तो बताइए ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी है, यानी भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक राज्य तो वो हो गया। और क्या है, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात उत्पादक राज्य वो हो गया। उसके बाद है भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक राज्य, ये तो हो गया लौह इस्पात राज्य, ये हो गया। उसके बाद इसका क्या है, भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक राज्य है, तो वो तो हो गया आपका लौह उत्पादक राज्य हो गया भारत लौह इस्पात कंपनी हो गया। फिर हो गया टाटा लौह और इस्पात कंपनी हो गया, बोकारो स्टील, इसमें से क्या आंसर था, बी था। उसके बाद भारत में कोयले का भारत तथा स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो था वो रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, या वायु मार्ग से, इसमें से क्या चीज से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज आपका सड़क मार्ग से
संबंधित है, ठीक है। यानी ये सड़क जो मार्ग है इसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं, यानी चारों तरफ जो सड़क से जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। गंडक परियोजना है कहाँ है, बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में है या छपरा में है, बताइए ये गंडक परियोजना कहाँ पे है। तो गंडक परियोजना जो है आपका ये वाल्मीकि नगर में है गंडक परियोजना। अब है काउंट काबूल को विक्टर एमिनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक, ये अंग्रेज का नाम है काउंट काबूल। बताइए विक्टर एमिनुअल जो है किस पद पर इसको मतलब नियुक्त किया था, सेनापति के पद पर या फिर फ्रांस के राजदूत के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर या गृह मंत्री के पद पर। बताइए इसमें से कौन सा पद पे जो है नियुक्त किया गया था, बताइए इसमें से प्रधानमंत्री के पद पर, यानी काउंट काबूल को विक्टर ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। फिर रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त एवं लोह नीति, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजिन ने, हिटलर ने, ये बिस्मार्क ने, ये विलियम ने, ठीक है। इसमें से बताइए कि कौन सा हो जाएगा, रक्त और लोह नीति का अवमूल्यन, बोलिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, रक्त और लोह नीति का अवमूल्यन। रक्त और लोह नीति का जो है ये बिस्मार्क ने किया था, रक्त और लोह नीति का अवलंबन यानी ये जो है बिस्मार्क ने, यानी कौन सा इसको लागू किया था, रक्त और लोह नीति को किसने लागू किया था, तो बिस्मार्क ने लागू किया था। फिर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी साम्यवादी जो शासन था इसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में या क्यूबा में हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था आपका, तो कहाँ, रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, ठीक। फिर कथा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, ये बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अप्रैल है ये दोस्तों, अप्रैल 1917 या सितंबर 1905, बोलिए ये बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, ये बोल्शेविक क्रांति जो है बोल्शेविक क्रांति आपका नवंबर 1917 में हुआ था, याद रखिएगा नवंबर 1917। फिर कहा कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, पूर्णिया में, सिवान में या मुजफ्फरपुर में या पूर्वी चंपारण में, बताइए ये कांटी कहाँ अवस्थित है, ठीक है। ये कांटीय तापीय विद्युत कहाँ अवस्थित है, तो ये मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, मुजफ्फरपुर में अवस्थित है कांटीय तापीय विद्युत परियोजना। फिर रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ठीक है, रेल वर्कशॉप ये कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको कि ये रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ठीक है। ये रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, भागलपुर में, मुंगेर में, पटना में, तो ये जमालपुर में स्थित है रेल वर्कशॉप, यानी जहाँ इसको ठीक किया जाता है इसका, तो उसी को बोलते हैं, ठीक। तो कहता सुनामी, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्री भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप या पर्वतीय पर भूकंप, या इनमें से कोई नहीं, ये समुद्र पर, समुद्री क्षेत्र में आने वाला जो है ये समुद्री क्षेत्र में आने वाला जो भूकंप है इसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। कहा सुखाड़, ठीक, सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ पे आपको ये बताना है, सुखाड़ जो है ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ जो ये प्राकृतिक के द्वारा आपदा है, यानी जब पानी उनी नहीं पड़ने लगता तो इसमें ये प्राकृतिक का घटना हो गया, तो सुखाड़ हमारा प्राकृतिक आपदा है। फिर कहा सेकेंड विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था था, यानी कंपनी था जो का उदय हुआ, जो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, यानी कौन सा ऐसा कंपनी था जो आर्थिक दुष्प्रभाव को, यानी पैसा कौड़ी लोन वगैरह देने के लिए आया, तो सार्क था, नाटो था, ओपेक था या यूरोपीय संघ था, इनमें से कौन सा था वो बताइए दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से कौन है, तो यूरोपीय संघ है, ठीक ना, यानी ये पर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब जब आर्थिक स्थिति चरमरा गया सभी का, तो यूरोपीय संघ आया जिसने आर्थिक मदद किया था, ठीक। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कहा था कितनी वर्ष ऐसा नियम है भारत में ताकि आप न्यूनतम आयु की कम से कम उतना आयु हो जाने के बाद आप मतदान कर सकते हैं या मतदाता सूची में आपका नामांकन आ जाएगा, तो ये है आपका 18 वर्ष, ठीक है। ये सबको बताओ, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, ठीक है, कहते हैं भारत में कैसा शासन प्रणाली है,
ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा भारत में कैसा शासन प्रणाली है, बताइए। यहाँ जो है कैसा यानी संघीय और अध्यक्षीय शासन है, संघीय और संसदीय शासन है, एक एकात्मक और अध्यक्षीय शासन है, ठीक है। तो ये है भारत में जो हम लोगों का संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक। तो ये है आपका आज का 50 जो है जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एकदम बेफिक्र होकर आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। इसमें से आपका बिल्कुल आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। आप नहीं अगर विश्वास है तो मैथ का एक बार जो मेरा ज़्यादा नहीं हो लगभग 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो है, एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैथ का आखिर क्या आया या नहीं आया, ठीक। तो विश्वास रखिए, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 50 तो मात्र है अभी, और 50 तो हम कल आपको दे देंगे, ठीक है, 12 बजे के आसपास में। तो आप ये 100 के आसपास का ही हो सकता है और देंगे, नहीं इतना सा कम से कम इसमें से आपका बहुत आएगा ही आएगा। चलिए बस आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी है आशा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि इतना आप लोग तैयारी कर चुके हैं तो अच्छा नहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और आपको इस तरह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहे हैं तो फिर इसका आपको मैं फिर एक बार बता देता कि आपका संस्कार ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में सारे क्वेश्चन बैंक का, सभी मैथ का सारे क्वेश्चन बैंक, सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक और टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक का करा रखे हैं। तो आप अपने मित्र को, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर एक बार सलाह दे दीजिएगा देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे बहुत कुछ आने वाला है। चलिए थैंक्स बस।